ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर की। ओके, सो आई हैव टेकन हियर दी मंथली दिस मंथली चार्ट। ओके, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। जब हम बिकॉज यहाँ पे अभी हम कोई ट्रेड प्लान नहीं बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग केवल बात ये करने जा रहे हैं कि मार्केट का लुक कैसा हो सकता है, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कैसा रह सकता है। लेकिन ट्रेडिंग तो हम लोग डेली कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी मन में ये रहता है कि चलो एक बार ये कहीं से कोई सिखा दे, या कहीं से कुछ गाइडेंस मिल जाए, या आपस में डिस्कशन करके कोई कोई एक कंक्लूज़न निकल आए कि मार्केट वाकई में जाना किस तरफ चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत लोग कोशिश करते हैं, हम लोग भी एक कोशिश करते हैं। आज हम लोग मिल के डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का क्या बड़े टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन रह सकता है। क्योंकि कई बार जब आप एक बड़ा मूव पकड़ने में कामयाब हो जाते हो तो वो भी आपका जो ये डे टू डे वाला गेम है, 10 रुपये ऊपर कॉल बेच दिया फिर नीचे ले लिया, ये सबसे थोड़ा सा एक 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 बड़ा मूव अगर एक महीने में पूरा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अभी हालांकि हम लोगों ने बहुत टाइम हो गया, हम लोगों ने कोई ऐसा मूव बनाया नहीं है, क्योंकि मार्केट ही उस तरह से नहीं चल रहा है कि आपको एक सॉलिड पोजिशनल दे सके। वो लगता ज़रूर है ये 3 बड़े कैंडल देख के, ये जो रेड कैंडल है ये देख के कि हमने यहाँ पे ले लिया होता पुट और यहाँ पर सेल कर दिया होता, ये कहने में आसान है। लेकिन जब आप इसको इवन डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो वो पोजीशन आपके पास कन्विक्शन रहता है कि मंथली कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर दिया प्रीवियस कैंडल को और हम यहाँ पे एक शॉर्ट बना लें। लेकिन वो ऑप्शंस के प्रीमियम इतनी जल्दी इरोड होते हैं कि आदमी की हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं कि ये देखने की कि मार्केट का क्या आगे डायरेक्शन रह सकता है। तो एक पास्ट में आप देखो मंथली चार्ट पे कि मार्केट बिहेव कैसा कर रही है या कैसा करती आई है मार्केट अपने 21 ये रेड लाइन और 14 EMA ग्रीन लाइन और ये 100 SMA ब्लू लाइन, इसके आसपास मार्केट का जो बिहेवियर वो कैसा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप ये पाओगे कि जब मार्केट एक स्मूथ अप ट्रेंड में है तो वो 14 या 21 EMA पे सपोर्ट लेकर आगे बढ़ती है। सपोर्ट का मतलब कि रीटेस्ट सक्सेस काइंड ऑफ होता है, तो वो एक सपोर्ट लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन जब मार्केट बहुत दूर चली जाती है अपने EMA से तो वो बहुत तेज़ी से नीचे आती है। जैसे कि ये वाला आप फेज देखो, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ये वाला आप एरिया देखो 2014 का। तो मार्केट ने लगभग 10-11 महीने जो है वो बिना EMAs को के पास आए हुए ही वो ऊपर ही ऊपर चल रही थी, तो फिर वो एकदम से कोलैप्स हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर एक रीटेस्ट सक्सेस हुआ और एक मूव, फिर रीटेस्ट सक्सेस, फिर एक मूव, एक रीटेस्ट सक्सेस मूव, और फिर यहाँ पे ये एक्सेप्शन। उसके बाद ये पूरा जो फेज़ है बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो यहाँ कहीं भी मंथली EMA का रीटेस्ट नहीं हुआ। 10-11 महीने तक लगातार मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर वो एकदम से मार्केट ने परेशान कर दिया। क्योंकि मार्केट का नेचर क्या होता है, जब मार्केट एक बहुत बड़ी चाल ले लेता है उसके बाद वो एक टाइम करेक्शन में चला जाता है। तो अभी ये ऐसा लग रहा है कि ये जो एरिया वो एक टाइम करेक्शन का एरिया ऐसा प्राइमा फेसी लग रहा है। ये पहली चीज़ हो गई। जब मार्केट बहुत दूर चला जाता है अपने EMA से तो फिर वो किसी भी टाइम फ्रेम पे वो EMA पे आता ही है। अब चूंकि ये मंथली चार्ट है तो अब दूसरा हमें क्या देखना है कि जब रीटेस्ट हुआ उसके बाद जब मार्केट ने ऊपर की चाल ली तो उसके बाद का क्या सीन बनता है। तो एक मैं आपको ये दिखाऊंगा चार्ट पे बहुत ब्यूटीफुली कि जब मार्केट ने 21 EMA पे सपोर्ट लिया है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आएगा तो वो 14 EMA पे सपोर्ट लेगा।
लेकिन जो ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन का जो अपना रूल है, जो ईएमए सेटअप का रूल है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर मार्केट ने 21 ईएमए पर सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है और फिर 14 ईएमए पर उसने रीटेस्ट सक्सेस दिखाया है, तो वो 14 ईएमए के नीचे नहीं जाना चाहिए था। मतलब कि यहाँ पे ये जो रीटेस्ट है 2 बार 14 ईएमए की जगह पे यहाँ पे 21 ईएमए पे रीटेस्ट हो गया है। यहाँ पे जो रीटेस्ट है वो कहाँ पे हो रहा है? 21 ईएमए पे रीटेस्ट हो रहा है। तो ये जो पास्ट की लर्निंग है उसके हिसाब से ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसको एक बार फिर आप समझ लीजिए कि अगर ट्रेंड आपका ऊपर चल रहा है, मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम ईएमएस के ऊपर आके ठहर गया मार्केट, उसके बाद मार्केट ऊपर निकला और वो 14 ईएमए पर सपोर्ट लिया। बिल्कुल सही है, ये हमारे हिसाब से मार्केट चला। यहाँ पे पहले 21 ईएमए पे सपोर्ट लिया, फिर 14 ईएमए पे सपोर्ट लेके वो ऊपर चला। तो अगर ये मार्केट कुछ इस तरह से अगर इसको करना होता, यहाँ पे आइए सुनील जी, मोस्ट वेलकम। अगर मार्केट को ये जो है अप ट्रेंड में अगर ये मार्केट होता तो उसको ये बिहेवियर दिखाना चाहिए था। मेरा जो अपना ईएमए सेटअप का जो रूल है वो ये कहता है, क्या वो ये कहता है कि जब मार्केट इस तरह से चला, मार्केट ने 21 ईएमए पर सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर आके फिर उसने 14 ईएमए पे रीटेस्ट सक्सेस किया, तो मार्केट यहीं से कुछ ये इस तरह से चलना चाहिए था टू हैव द वैलिडेशन ऑन दिस ट्रेंड रिजम्पशन। मतलब ये ट्रेंड अप ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए मार्केट को 21 ईएमए को रीटेस्ट नहीं करना चाहिए था। ऐसा हमारा जो ईएमए सेटअप है वो कहता है। अब पास्ट में देखते कि क्या ऐसा ये चीज़ ज़रूरी है क्या? तो पास्ट में हम देखें, अगर बहुत पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि 2010 और 8 का क्रैश अगर हम देखें वहाँ, क्योंकि तब से मार्केट बहुत डायनामिक हो गया, तो हम थोड़ा सा 10-12 साल पीछे तक का हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पर एक बार 21 ईएमए पर आया और ऊपर गया और फिर 14 ईएमए के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर आया। लेकिन उसने जब ये 21 ईएमए को फिर टच किया तो फिर 3-4 महीने बाद ये हो गया। ठीक है, या आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो आप यहाँ पर इस एरिया में देखोगे कि 21 ईएमए पर उसने सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर उसके बाद जब 21 ईएमए के नीचे आया तो फिर वहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे चूँकि मंथली बेसिस पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, केवल एक मार्केट का डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो मंथली चार्ट पे मेरा जो पहला व्यू है वो ये है कि ये ट्रेंड रेज्यूम नहीं होने जा रहा है। ठीक है, वो मार्केट इस वाली मंथली कैंडल से घूम जाएगा या ये वाली मंथली कैंडल से घूम जाएगा, दिस नो वन कैन टेल एग्जैक्टली। लेकिन मेरा केवल इतना कंसर्न था यहाँ पे बताने का कि अगर उसने एक बार ये 21 ईएमए दिखाया आपको और फिर यहाँ पे दिखाया कि 14 ईएमए पर उसने सपोर्ट लिया है, तो उसके बाद उसको ये नहीं करना था। अगर ये ट्रेंड रेज्यूम होने जा रहा है, क्योंकि एक कैंडल बनी है डेली में और हम ये बोल दें कि सारा सीन सब कुछ चेंज हो गया, तो ये बहुत जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो पहला जो प्राइमा फेसी ये है कि कोई भी साइन,
कोई भी ऐसा साइन मार्केट में अभी नहीं है कि ये ट्रेंड रेज्यूम होने जा रहा है। बाकी आगे नेक्स्ट मंथली कैंडल बनेगी तब हम लोग देखेंगे। और अगर कैंडल स्टिक पैटर्न से हम देखें तो ये भी क्या है, ये एक इनडिसीजन कैंडल है। साई ऑफ रिलीफ हमको लग सकता है क्योंकि ये 14 EMA के ऊपर क्लोज इसने दे दिया है, विच वॉज बियॉन्ड ऑफ मैनी ट्रेडर्स इमेजिनेशन इंक्लूडिंग मी। बस हम लोग की वो वाली थ्योरी काम कर गई थी कि NAV का एडजस्टमेंट हो सकता है, और हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। और जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था फ्राइडे को, उसमें केवल कन्विक्शन वही था कि ये 31 मार्च है, म्यूचुअल फंड हाउस बाज़ार को नीचे शायद नहीं जाने देंगे। तो एक पंट काइंड ऑफ थिंग था विद मिक्स्ड विद हंच, जो चल गया। अब देखते हैं वीकली चार्ट। ये है वीकली चार्ट, और ये बहुत ख़तरनाक चार्ट है दोस्तों। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट करके देखोगे तो ये बहुत ख़तरनाक चार्ट है। ख़तरनाक क्यों कह रहा हूँ मैं? अगर ये कैंडल थोड़ा थोड़ा ऊपर जाती, मतलब एक थोड़ा सा ग्रीन बनाती, थोड़ी इसके बराबर की बॉडी रहती, मतलब ये कैंडल, ये प्रीवियस वाला जो कैंडल है इसके आसपास की ग्रीन बॉडी बनाती, और जो बुल्स हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते, मतलब बिना किसी को बताए हुए चुपके आगे बढ़ते, थोड़ा सा 100-200 पॉइंट का अप एंड डाउन ऐसा करके बढ़ते। वो बुल्स के फेवर में थोड़ा ज़्यादा होता, क्योंकि फिर EMA तक आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता। और क्या बना हुआ है, अभी भी बेरिश क्रॉसओवर वीकली चार्ट में इंटैक्ट है। और गैप बढ़ा कब है? आप एक चीज़ ये नोटिस करो कि जब ये डाउन मूव आ रहा था, कौन वाला, ये वाला, जब डाउन मूव आ रहा था, ठीक है, ये 3 कैंडल का, तब EMA के बीच में गैप ज़्यादा नहीं था। लेकिन ड्यू टू द लॉ ऑफ एवरेजेस, जब ये वीक क्लोज हो गया उसके बाद इस EMAs के बीच में मैक्सिमम गैप है। इट मे बी वेरी ट्रिकी बट टू अंडरस्टैंड कि सर ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो ये दोनों EMAs पास आ जाने चाहिए थे, बट सिंस दैट इज़ वाई आई प्रेफर द EMA, बिकॉज it takes the highest weightage to the last candle but also includes the averages of the previous candles. So if you count the 14 candle from here including this green candle, and you go back and count 14 candles to arrive at the level of 14 EMA, and you go back up to as much as 21 candles to arrive at the level of 21 EMA, तब आपको पता चलेगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये गैप जो है वो इतना बढ़ गया है। ठीक है, तो ये एक डेंजरस साइन है नेक्स्ट वीक के लिए। तो क्लियर कट एक दिन का मूव कोई भी ट्रेडर, मान लीजिए हमने पकड़ लिया या किसी ने भी पकड़ लिया, तो ऐसा नहीं है कि अब बुल्स के ऊपर ही आप बैठ के ही काम करते रहेंगे और पैसा बनता रहेगा, क्योंकि हम लोग हैं इंट्राडे ऑप्शन बायर, हम लोग को प्लान करना है डे टू डे बेसिस पे। लेकिन एक बड़ी पिक्चर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी पिक्चर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जब तक ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर बाज़ार सस्टेन न कर जाए वीकली बेसिस पे। ठीक है, सबसे बेस्ट बुल्स केस का जो सिनारियो है वो सबसे बेस्ट क्या होगा? सबसे बेस्ट सिनारियो होगा कि यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल ऐसी बन जाए जो ये दोनों EMAs को फाड़ के ऊपर निकल जाए, मतलब शुरू हो नीचे से, ओके, लेकिन क्लोज होते होते ये ग्रीन सॉलिड कैंडल ये इन दोनों को क्रॉस करते हुए ऊपर क्लोज दे देना चाहिए और एक सॉलिड ग्रीन कैंडल होना चाहिए। तब आप समझ जाना कि ये जो EMA का गैप है ये मायने नहीं रखेगा। और ये बात मैंने कई बार हम लोगों ने सेटअप में सीखी है कि जब एक बड़ी कैंडल दोनों EMAs को तोड़ देती है
तो वो पहला साइन होता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, इस वाले एरिया में देखो 21 ईएमए और 14 ईएमए पे लड़ाई चल रही थी बुल्स और बियर्स की, और एक बार हम लोगों को ये लग गया था इस कैंडल में कि यहाँ पे बुल्स जीत जाएंगे, क्योंकि रीटेस्ट सक्सेस पिछले 1 2 3 4 5 वीक से मार्केट 21 ईएमए को बचा रहा था जनवरी की शुरुआत में। लेकिन फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगा और रशिया और यूक्रेन का वार जो है वो कोई देयर वाज नो साइंस ऑफ ईजिंग आउट, तो मार्केट ने फिर ये दिखाई, ये बड़ी कैंडल। इसने दोनों ग्रीन और रेड जो लाइन है दोनों को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया। तो तब फिर ये बुलिश क्रॉसओवर का मतलब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब है नहीं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये अपने आप में बता रहा है कि वो जो बुलिश क्रॉसओवर है उसको एक बड़ी कैंडल ने टीयर अपार्ट कर दिया। तो ये एक नलीफाई का सिग्नल था वहाँ पे, और उसके बाद से मार्केट ने डाउन मूव पकड़ लिया था बहुत। और वो डाउन मूव ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से उसको आप प्ले कर सको, वो बहुत इतना नॉइजी डाउन मूव था कि वो आपकी 3 कॉन्टीन्यूअस ग्रीन कैंडल, फिर आपका ये फ्यूचर में पकड़ने के लिए ये चीज़ थी। लेकिन ऑप्शन में तो कोई ऐसा मौका नहीं आया है जहाँ पे आप ये कॉन्फिडेंस से कह सको कि हम पुट लेंगे और हम बैठे रहेंगे और हमारा पैसा बन जाएगा। वो 1 या 2 दिन में ही वो मैक्सिमम मूव आया है, किधर की साइड भी आया है। तो वही केस अगर यहाँ पे होगा तब हम बोल देंगे कि अब जो है अब लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड हमको ढूंढने शुरू करने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। आप ये वाला ग्रीन कैंडल देखो, ठीक है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है आप इसको देखो, उसके पहले एक डाउन ट्रेंड में था मार्केट, ठीक है, लेकिन यही एक कैंडल थी जिसने बेयरिश क्रॉसओवर होने के बावजूद भी सॉलिड ऊपर नीचे दोनों ईएमएस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया था। तो फिर हमको एक अप मूव मिला यहाँ पे। ये रिपीट हो सकता है, ठीक है, ये रिपीट हो सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि डेली का प्राइस एक्शन कैसा बनता है आगे आने वाले टाइम में। तो एक लेवल अपने पास यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि 21 ईएमए एट मैक्स। अगर मार्केट स्लोली ऊपर जाता है तो 21 ईएमए एट मैक्स एक लेवल हो सकता है जहाँ पे कुछ बियर्स को रेस्पाइट मिल सकता है। मिलेगा या नहीं, दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी। कल को कौन जाने कि ये कोई रशिया यूक्रेन में ट्रीटी हो जाए और सब कुछ सही हो जाए, ओवरनाइट डिक्लेयर हो जाए कि भाई वार इज़ ओवर, नाउ वी आर एट पीस, और ये सब होने लगे, तो फिर बाज़ार ये भी कर सकता है। उसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है ना। बाज़ार एक ऐसी ग्रीन कैंडल भी खड़ी कर सकता है, या वो भी कर सकता है जो अपने किसी इमेजिनेशन के बाहर की बात है। लेकिन वो सब होने के लिए बहुत चमत्कार और बहुत ये सब चीज़ चाहिए होता है, ओवरनाइट मिरेकल काइंड ऑफ थिंग, कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कोई न्यूज़ आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम है, तो ना मंथली में कुछ चेंज दिख रहा है और ना डेली में कुछ चेंज दिख रहा है। अब ये मंथली और वीकली में, इससे सिंपल आप अगर इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो फिर आपका एनालिसिस जो है वो फिर आप बायस हो जाओगे, ठीक है। इससे न्यूट्रल और इससे सिंपलर एनालिसिस आपको नहीं करनी है, मतलब अपने एनालिसिस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो हमने सिंपली केवल क्या देखा कि यहाँ पे गैप बढ़ चुका है, और आप मोटा मोटा मान लो कि 17,550 या 17,600 के आसपास मान लो, अगर 21 ईएमए के थोड़ा सा भी ऊपर आप लेते हो तो। बस ये 2 लेवल हो गए वीकली के लिए। अच्छा, एक और चीज़ आप इसमें देखोगे तो ये हम लोगों ने कितनी बार बात करी है, इवन
इस यार ये जो बाज़ार ने किया है कि जो सब, और मैं भी काफ़ी कन्विंस था कि ये वाली जो ये जो पूरा एरिया काटा था मार्केट ने, तो यहाँ पे ये जो फंसाया है ये सबसे ज़्यादा पेनफुल रहा है। और हम कितने दिनों तक इसी में फंसे रहे कि यार ये कहाँ जाके रुकेगा, या कहाँ से हम लोग यहाँ पर कितना स्ट्रगल किया हमने, मतलब इनफैक्ट ये पूरा एरिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट और आई विल नॉट बोस्ट, कि ये पूरा एरिया हमने बहुत भयानक स्ट्रगल किया है इस एरिया में। मैं बाकी का नहीं पता मुझे, लेकिन या जो लोग मुझे फॉलो किए हैं मेरे ट्रेड्स को, और जो लोग मेरे साथ ट्रेड किए हैं, ये पूरा एरिया बहुत बहुत पेनफुल टाइप का एरिया रहा है। हम यहाँ तक नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि हमको करना क्या है, और उसके बाद जब तक हम डिसाइड करते इस वाले एरिया में, तब तक मार्केट ने ये स्पाइक दिया, फिर ऊपर नीचे, और ये सब करते करते तो बहुत किसी तरह से, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर गुजरा है दोस्तों। वो उसकी बात कभी और करेंगे, क्या प्रॉफिट लॉस और ये सब चीज़ें, लेकिन पेन है तो उसको बताना ज़रूरी है। अच्छा, अब क्या है, ये पूरा एरिया ही बहुत यार नॉइज़ी है, ठीक है। ये पूरा एरिया ही, आप सोचो कि वीकली चार्ट में इतना नॉइज़ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आप क्या व्यू बनाओगे आप यहाँ पे। तो एक ये चीज़ है। अब डेली चार्ट में आप बहुत दूर मत जाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल वहाँ से देखो कि जब बेरिश क्रॉसओवर इंटैक्ट था बाज़ार में, और उसके बावजूद भी बाज़ार ऊपर निकला है, ठीक है। आप इसको डायरी में नोट कर लेना कि जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि अपने लिए, ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है डेली चार्ट, ठीक है। किसी का कोई क्वेरी होगा तो आप यहाँ पे लिखिएगा, मैं आंसर दूंगा। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ आप ये डायरी में नोट कर लेना और ऑब्जर्व करना। अगले 4-5 दिन हम ट्रेड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये मैं क्यों बोलने जा रहा हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, यहाँ से बेरिश क्रॉसओवर बना, ठीक है, उसके बाद ये अपने सेटअप पे बिल्कुल अच्छे से काम किया। हम लोग स्ट्रगल कहाँ कहाँ किए हैं ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ। जब जब बेरिश क्रॉसओवर बना या इंटैक्ट रहा, और उसके बाद अचानक से बाज़ार ऊपर निकल गया, मतलब बाज़ार अपने ईएमएस के ऊपर है लेकिन बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इससे ज़्यादा कठिन सिचुएशन अपने लिए कोई नहीं है। अपने लिए कितनी अच्छी सिचुएशन है कि 21 ईएमए पर रिजेक्शन लिया, शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या कि बाज़ार तो दिखा रहा है डेली में सेल, लेकिन मार्केट सस्टेन करना शुरू कर दिया कहाँ पर, दोनों ईएमएस के ऊपर। अब मैंने ये बहुत सोचा कि इस बार फिर से ये सिचुएशन बन रही है तो हम लोग इसको टैकल कैसे करेंगे। तो मैंने बहुत सोचा कि यार कैसे इसका क्या उपाय निकालें, क्या करें। तो फिर मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की यहाँ पे, आप देखो, अगर ये वाकई में डाउन ट्रेंड है और ये एक बियर ट्रैप है, सॉरी बुल ट्रैप है, ठीक है, तो पिछली बार ऐसे टाइम पे हुआ क्या है, मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है, लोग पोजिशनल शॉर्ट में पैसा बना रहे हैं, मार्केट एक दिन अचानक से गैप अप खुल के ईएमए के ऊपर ग्रीन कैंडल खड़ी कर दिया, ठीक। आप देखो कितने दिन मैक्सिमम वो दोनों ईएमए के ऊपर सस्टेन किया है इस कैंडल को लेकर के, 1 2 3 4 5 दिन, ठीक। यहाँ पे देखो आप, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे हमारे सेटअप में एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता था, क्योंकि मार्केट ने 21 ईएमए से रिजेक्शन लिया और शायद हम लोग यहाँ बहुत बुरा फंसे भी थे। देखो, फंसे थे तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है यार, कोई हम लोग मैजिशियन तो नहीं है ना, तो आदमी क्या है, अपनी मिस्टेक से ही सीखता है। तो ये एक और मेरी कोशिश है कि एक नई चीज़ सिखाने की या नया ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे 5 दिन मार्केट ऊपर रहा,
लेकिन बेरिश क्रॉसओवर बना रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेरिश क्रॉसओवर इंटैक्ट है, मार्केट 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर से रीडिंग अगर लें तो 6 दिन, 6 दिन बाजार ऊपर, मतलब 3 दिन तो बाजार 4 दिन ऊपर ही रहा, लेकिन 2 दिन में वो ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऊपर खुला फिर नीचे आ गया, और उसके बाद उसने एक डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पकड़ा। यहाँ पे क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ा गैप अप हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ क्लोजिंग हुई है और गैप अप यहाँ हुआ है, मतलब इस पूरी कैंडल के ऑलमोस्ट ऊपर ओपन हुआ है। तो अगर ये 150 पॉइंट की कैंडल है तो आप समझो कि 170 पॉइंट ऊपर मार्केट ओपन हुआ और 200 पॉइंट ऊपर और चला गया, मतलब जिसका शॉर्ट खड़ा था 17,200 पे, वो 17,570 के आसपास या 600 के आसपास जाके उसको मिल रही है 21 में। तो 1 2 3 कैंडल से ज़्यादा मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया 21 और 14 ईएमए के ऊपर। और ये तीनों इंस्टेंस जो हुए फेक ब्रेकआउट के, उसमें कभी भी मार्केट ने बुलिश क्रॉसओवर नहीं बनाया। ये बात समझ में आई दोस्तों, मतलब ये ऑब्जर्वेशन। तो 3 दिन यहाँ के, इसके पहले 6 दिन ऑलमोस्ट मान लो, 6 दिन का मतलब आप मान लो कि 1.5 हफ्ता, मतलब 5 दिन एक सेशन में, फिर अगले में 1 2 दिन इस तरीके से, यहाँ पे 4 5 दिन, मतलब मोटा मोटा आप मानो तो एट मैक्स 6 ट्रेडिंग सेशन, 3 से लेकर के 6 ट्रेडिंग सेशन के बीच में ये जो होने वाला होगा इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो ये 2 एक्सपायरी से ज़्यादा नहीं टिकेगा 14 या 21 ईएमए के ऊपर, चूंकि 3 बार पहले ये हरकत हो चुकी है। तो अगर एक और बार हो जाएगी तो कोई बहुत बहुत आश्चर्य नहीं है। अब नेक्स्ट सिनारियो डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो हर बार मार्केट पुराना स्विंग लो तोड़ के नया स्विंग लो बना रहा है, पुराना स्विंग लो तोड़ के नया स्विंग लो बना रहा है, लेकिन जो इस बार स्विंग लो बना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि थोड़ा सा इसको मैं और ये कर देता हूँ, तो आप यहाँ से पकड़ो, ये वाला जो जो एक इंटरमीडिएट बुल ट्रैप हुआ था वहाँ से पकड़ो, तो उसका टॉप, इसका लो और ये वाला लो, ये कहीं ना कहीं आपस में ये तीनों जो है कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है, लेकिन आप समझ जाना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया कटेगा अगर ऐसा हुआ तो, मतलब अगर हमने ये जो थ्योरी अभी पढ़ी कि पिछले 3 बार से ब्रॉडर पिक्चर, अगर आप बियर हैं तो आपको कम से कम 4 5 ट्रेडिंग सेशन आपको यहाँ देने पड़ेंगे बिना ट्रेड किए हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन डर डर के ट्रेड करना है लॉन्ग साइड के लिए, और शॉर्ट तो करना ही नहीं है अभी, क्योंकि अगर कंफर्म ही हो जाए किसी दिन कि वापस 21 ईएमए या 14 ईएमए के नीचे की क्लोजिंग फिर से दे रहा है बाजार, फिर से बाजार दे रहा है, तो उसके बाद जो ये स्विंग लो है वो टूटेगा ही। दैट इज़ व्हाट मार्केट्स हैव बीन डूइंग इन द पास्ट। ठीक है, ये कोई मेरी कहानी नहीं है, ये मार्केट ने जो किया है और जो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे 3 बार, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब की बार अगर ये स्विंग लो टूटा तो क्या क्या टूटेगा, क्योंकि भाई मार्केट ऊपर गया। यस, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। तो
हर बार नया स्विंग लो मार्केट बना रहा है, लेकिन ये जो स्विंग लो है ये कोई नॉर्मल स्विंग लो नहीं है। यहाँ पे आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर के मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास जो हरकत हुई और बाजार ने बड़ी चाल ली, मार्केट उसी जगह आके ऊपर जाने का प्रिटेंशियस मूव दिया है। तो सबको लग रहा है कि ये तो मतलब रॉक बॉटम हो गया, और ये रॉक बॉटम वही रॉक बॉटम था जहां से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और वो वही लेवल था जहां से मार्केट ने ये वाला डाउन मूव दिखाया था। ये वाला जो डाउन मूव है वो मार्केट ने दिखाया था। तो ये 1 2 3 और 4, मतलब इसको अगर आप सही मायनों में गिनो तो ये 6 होगा। इसको भी आपको लेना पड़ेगा और इसको भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इतनी हरकतों के बाद मार्केट ऊपर निकला है तो शायद आसानी से ना तोड़े, या तोड़े भी ना, या कौन जाने मार्केट ये होने वाला है, हमको नहीं मालूम। लेकिन हम वो देख रहे हैं जो हमको बाजार ने दिखाया है। अब क्या होगा अगर ये यहाँ पे 4-5 दिन में बाजार इसके नीचे आता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हुआ, जैसा यहाँ पे हुआ, जैसा यहाँ पे हुआ, तो ये तो श्योर है कि स्विंग लो टूटेगा फिर। तो अगर ये स्विंग लो टूटा तो क्या क्या टूटेगा, आइए देखते हैं। अगर ये स्विंग लो टूटा तो उसके बाद आपके पास ये सपोर्ट आया, ये वाला जो एरिया है ये है आपका एक मेजर सपोर्ट, अराउंड 15,800-900 के आसपास वाला जो एरिया है ये वो एरिया है। तो बाजार, क्योंकि उसके बाद आप देखो ना ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था बाजार यहाँ से, इसके बीच में कोई आपको रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो ये कॉपी बुक स्टाइल एक होता है कि अगर मार्केट बिना रेजिस्टेंस के ऊपर गया है और बाजार अगर नीचे आने लगेगा तो फिर वो भी ऐसे ही आता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस बाजार फिर वो ऐसे ही नीचे आता है। अगर बाजार सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर बाजार सपोर्ट लेके ही नीचे गिरता है। तो ये एक जो तरीका है बाजार के चलने का वो यही तरीका रहता है, और मार्केट 70% से ज़्यादा टाइम इसी को फॉलो करता है। 1 सेकेंड फ्रेंड्स। ओके, तो ये सीन हमने डिस्कस किया कि अगर बाजार ने जो पहले किया है वही बाजार अगर दोबारा करेगा तो वो क्या क्या कर सकता है। अब एक सिनारियो दूसरा बनता है, उसके पहले एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि क्योंकि इस वीक में जो देखो मंडे को ट्रेडिंग है, फिर 4th को हॉलीडे है, फिर 7th को हॉलीडे है, फिर 14th को हॉलीडे है। तो इसमें कितने दिन बचे आपके, 4 5 6, ठीक है। और उधर आपका शायद यहाँ कहीं भी कोई हॉलीडे है तो अभी मुझे नहीं मालूम। तो 1 2 3 4, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आपको ये कंफर्मेशन चाहिए कि क्या बाज़ार यहाँ पे ये नहीं करने जा रहा है तो मतलब ये आपका पूरा वीक जाएगा और पूरा अगला वीक जाएगा। अब इसके ऊपर बाज़ार अगर मान लो कि बाज़ार को ये नहीं करना है जो उसने यहाँ पे किया है, क्योंकि बाज़ार आपसे हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, तो हो सकता है कि हम अभी रात में ये शाम को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत दिमाग लगा के हमने ये एक एनालिसिस निकाला, यहाँ पे ये पैटर्न हमने निकाला कि बाज़ार बार बार जो है वो 14 और 21 EMA के ऊपर फेक ब्रेकआउट दे रहा है। तो क्या बाज़ार को नहीं मालूम है कि ये जो पूरी जनता है ये देख रही है, केवल हम और आप थोड़ी ना डिस्कस कर रहे हैं, ये जो शातिर दिमाग लोग हैं उनको भी ये पैटर्न मालूम है। तो बाज़ार क्या कर सकता है, बाज़ार हो सकता है ये पैटर्न ना ही बनाए, यहीं से सीधा ऊपर की चाल ले ले। तो अगर ऊपर की चाल लेगा तो क्या क्या हो सकता है,
तो एक लेवल हमने आपको दिया हुआ है वीकली वाला 14 EMA और 21 EMA, जो कि है 17,550 से 605 के बीच का, ठीक है। अब वही लेवल पे डेली में अगर आप देखोगे तो ये जो गैप है, ये गैप वही लेवल का गैप है, ठीक है। तो अब बाज़ार ने क्या कर दिया कि बाज़ार ऊपर चला तो, लेकिन नीचे एक गैप छोड़ के चल रहा है और एक गैप उसने यहाँ छोड़ दिया है। अब पहले वो नीचे जाके ये गैप फिल करेगा तब फिर ऊपर चलना शुरू करेगा, कि पहले वो ऊपर जाके ये गैप फिल करेगा फिर यहाँ कुछ बनाएगा तब चलना शुरू करेगा। तो मेरा इसमें क्या टेक है कि ये जो गैप है, ये मेरे ख्याल से ये गैप शायद पहले फिल हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक गैप था, वो पार्शियली फिल हुआ है, बट कंप्लीटली वो गैप, ये वाला जो गैप है, ये गैप भी अभी भी मतलब इसको आप समझो कि ये बना ही हुआ है। मतलब हालांकि यहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ था वो गैप फिल करने का, लेकिन बाज़ार नीचे आ चुका है। तो हो सकता है कि ऐसा ही कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पर बने और ये गैप जो है वो अनफिल्ड ही रह जाए। लेकिन अभी मुझे क्या लग रहा है कि जिस तरीके का मोमेंटम ये पकड़ा है और जिस तरीके का US वगैरह मार्केट एकदम से उछाल लिए हैं, तो शायद ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। अब उसमें इंट्राडे कैसे ऑप्शन बाइंग करेंगे हम लोग, वो तो हम लोग इंट्राडे में देखेंगे, क्योंकि डेली चार्ट देख के भी आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हो। मतलब कर सकते हो, लेकिन वही है कि 3 बार निकलोगे, 4 बार फिर एंटर करोगे, फिर 5 बार निकलोगे, वो सब होता है। क्योंकि आप सोचो कि जिसने अगर यहाँ पे भी ऑप्शन के थ्रू शॉर्ट किया है और वो अभी भी बैठा हुआ है तो वो भी लॉस में है। आप समझ रहे हो, मतलब ये 2 कैंडल में ही उतना ऑप्शन डिके हो चुका है, जो यहाँ पे जिसने ऑप्शन लिया होगा वो भी डिके में है। तो ये प्रॉब्लम है ऑप्शन बाइंग पोजिशनल इस समय करने में। इस समय क्या, आप ये पूरा एरिया देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ पे, इस पूरे एरिया में ही ऑप्शन बाइंग नहीं हुई है। मतलब जिसको कहा जाता है कि ऑप्शन बाइंग, अरे 3 दिन भी आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है कायदे से, तो क्या पोजिशनल बाइंग कैसे होगी, नहीं होगी यहाँ पे। तो ये है आपका पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन ये आप दिमाग में रखना कि 4-5 दिन भले बाज़ार यहाँ आ जाए, मैं कहता हूँ बाज़ार यहाँ आ जाए, ठीक है, और इस बार जितनी तेज़ी से ऊपर आएगा ना, वो और ज़्यादा खतरे की घंटी रहेगी। हम केवल दिन गिनेंगे, हम कैंडल का साइज़ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, ठीक है। यहाँ पे भी एक अच्छी खासी कैंडल बनी थी कि अरे चलो रिवर्सल हो गया ट्रेंड, इतने बार 3 बार वीकली डेली चार्ट पे सपोर्ट लिया, तो अब चलो बाई करो, और फिर वो देखो क्या हुआ बाज़ार में। और अपने सेटअप में हम लोग यहीं पर हारे हैं, क्योंकि हमने कहा भाई यार ये तो बेरिश बन गया क्रॉसओवर, लेकिन मार्केट ऊपर निकल गया है। अब हम फंस गए उसी चक्कर में कि यहाँ पे ना तो हम ये लॉन्ग हम कर पाए और ना ये शॉर्ट कर पाए, क्योंकि बाज़ार उसके ऊपर है। भले ही आपका बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, लेकिन हमने क्या सीखा है कि अगर बेरिश क्रॉसओवर भी बना हुआ है लेकिन बाज़ार आपके दोनों EMA के ऊपर है, तो दैट इज़ अ डू नथिंग सिचुएशन। या आप इतने ही शार्प हो कि आप दिन में 10-20 रुपए ऊपर नीचे करके कमा लो, जो कि हमने शायद वो हमने सिखाया नहीं, क्योंकि हमने किया नहीं। लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद थोड़ा सा कुछ वो स्कैल्पिंग टाइप का हम लोग को भी शुरू करना चाहिए। 10 रुपये भी अगर आप 70 रुपये का ऑप्शन ले रहे हैं तो 10 रुपये भी कम नहीं रहता है, लेकिन वो हम लोग करते नहीं है, या मैं नहीं करता हूँ, या कर नहीं पाता हूँ, या कुछ है ऐसा यार चक्कर उसमें। तो यहाँ तक भी अगर बाज़ार आ जाए तो मेरे ख्याल से मतलब हाय तौबा मचा के कोई बुल बनने का फ़ायदा रहेगा नहीं, क्योंकि अगर 3-4 कैंडल में करते करते ऊपर नीचे वो यहाँ कहीं तक पहुँच भी जाता है, तो भी बहुत चांसेस हैं कि वो अगर एक कैंडल भी वो इस EMA के नीचे उसने दे दी,
तो फिर वो सबको ट्रैप करेगा और फिर वो ये तोड़ेगा। और ये टूटा तो मैंने बता दिया कि फिर क्या क्या टूटेगा। मतलब ये टूटने का मतलब दोस्तों कितना कितना जो कन्विक्शन है वो सब टूट जाएगा, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है वो कोई इतनी आसानी से नहीं बनी है। उसने कितना स्ट्रगल किया, यहाँ पे कितनी बार लगा कि बाजार गयो गयो गयो, लेकिन अब आप इसको एनएवी का नाम दे दो, क्योंकि मार्केट बस बेशक ऊपर गया है, चाहे वो एनएवी की वजह से गया है, किसी की वजह से गया है, लेकिन हिस्ट्री तो बन गई ना। अब ये कैंडल तो हिस्ट्री हो गई भाई, चाहे कैसे भी बनाइए, लेकिन चार्ट पे तो आ चुका है ना। अब आप इसको मैनिपुलेशन कह दें बियर, या मैनेजमेंट कह दो, आप कुछ भी कह दो, लेकिन वो चीज़ हो चुकी है, उसको अब आप अंडू नहीं कर सकते। अब इसके बाद क्या हो सकता है, उसमें हम लोग कुछ एफर्ट करके कुछ कुछ प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, या एक ब्रॉडर पिक्चर माइंड में रहता है डेली में, तो आपको एक ब्रॉड पिक्चर में पता रहता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं और पहले क्या हुआ है। तो ये दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं ये बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे बाज़ार ने क्या किया है। तो ये वीक और इसके बाद जो आने वाला वीक है, वो दोनों मेरा ख्याल कि इससे ज़्यादा क्रूशियल टाइम बाज़ार जो इस समय की चाल है उसके हिसाब से इससे ज़्यादा क्रूशियल टाइम कोई नहीं हो सकता बाज़ार के लिए। मतलब ये वाला वीक कल से जो शुरू होगा बहुत कट शॉर्ट वीक है, और उसके बाद वाला वीक, ये 2 वीक अगर बाज़ार ने ये अपने ईएमएस के ऊपर निकाल दिया और किसी भी तरह से उसमें डेली में बुलिश क्रॉसओवर बन जाए, लेकिन डेली में बुलिश क्रॉसओवर बनने के लिए दोस्तों बहुत टाइम लगेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि 14 ईएमए का मतलब लास्ट पिछली 14 कैंडल्स का एवरेज प्राइस से बाज़ार ऊपर चला जाए, और उसके लिए बाज़ार को बहुत बड़ा मूव देना पड़ेगा। मतलब क्लोजिंग बेसिस का मूव बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट दिन में 200 पॉइंट ऊपर चला गया और फिर वो 100 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ, तो एवरेज जो है 21 या 14 ईएमए में बहुत फ़र्क नहीं डालेगा वो। इसलिए बाज़ार को सस्टेन मतलब क्लोजिंग बेसिस पे मूव देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि वो होता है कि नहीं होता है। अब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पे आते हैं। तो ये हो गया मंथली, वीकली, डेली। अब आते हैं 3 आवर्ली पे। ठीक है, अब 3 आवर्ली में एक तो क्या चीज़ हुई अच्छी बुल्स के फेवर में कि बुलिश क्रॉसओवर बन गया। ठीक है, ये जो बुलिश क्रॉसओवर बना है, अब ये कितने दिन, ये कितने घंटे सस्टेन करेगा, वो मैटर करने वाली बात है। तो अगर हम पीछे जाके देखें तो 8-10 कैंडल 3 आवर्ली, उससे ज़्यादा मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है। ठीक है, चाहे आप वो ये वाला एरिया ले लो, 8-10 कैंडल से ज़्यादा मार्केट नहीं सस्टेन कर पाया, और जो स्विंग लो था वो ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पर भी 7-8 कैंडल सस्टेन किया बुलिश क्रॉसओवर बना के, क्योंकि वो डेली चार्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। ये जो तीनों आपके पीक्स हैं, ये वो डेली चार्ट वाले ही पीक्स हैं, बट दे आर कन्वर्टेड इनटू 3 आवर्ली नाउ। तो बुलिश क्रॉसओवर ये धोखा भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि 3 आवर्ली और जो डेली है वो आप मिला के देखते रहिए कि कितने दिन ये ऊपर सस्टेन कर रहा है। हाँ, एक अच्छी बात क्या होगी अगर इस बार वो चीज़ होती है कि आप जैसे ये पूरे चार्ट को एकदम लेमैन की टर्म से देखो, मतलब कि आपको टेक्निकल चार्ट सेटअप कुछ नहीं मालूम। ठीक है, आप बिल्कुल नए नए बाज़ार में आए हो, या कोई बच्चा है, आप उससे पूछोगे तो वो बताएगा कि जो पुराना हाई बन रहा है वो कट नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन नया लो ज़रूर कट जा रहा है हर बार। पुराना हाई तो नहीं कट रहा है, लेकिन नया लो जो है वो कट जा रहा है। आप देखो, बिल्कुल इससे ज़्यादा रॉ फॉर्म में एनालिसिस आप नहीं कर सकते, या करना भी नहीं चाहिए इस टाइम पे। तो अगर ये वाला एरिया पूरा क्लियर हो जाए 3 आवर्ली चार्ट पे, मतलब 17,750 के आसपास का जो एरिया है ये कट जाए, तब आप मानो कि शायद बुल्स में कुछ स्ट्रेंथ आ रही है। मतलब ये वाला एरिया कटे बिना ये वाला लो काटे हुए, मतलब ये ऐसे जाके ये ऊपर जाए, वो उसमें वो मज़ा नहीं है। ये
इसको बचाए रखते हुए ही ये इसको काट दे, ये वाला एरिया काट दे और यहाँ कुछ हरकत करना शुरू कर दे, तो आप समझ लो कि लॉन्ग टर्म के लिए मतलब डेली चार्ट और 3 आवर्ली चार्ट पे फिर कुछ बुल्स में जो स्ट्रेंथ है वो गैदर होना शुरू हो चुकी है। मतलब ऐसा मेरा जो मैं देख पा रहा हूँ वो मैं इसको चार्ट को इस तरह से देख रहा हूँ कि पुराना जो स्विंग लो है वो ये एक बार काटे पहले 3 आवर्ली पे, फिर डेली पे उसको हम लोग मैप कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि डेली पे वो वाकई में डेली पे भी कटा है कि नहीं। तो हाँ, तो वही डेली का ही लेवल है, ये 17,750 के आसपास वाला जो वो कैंडल है जो गैप बना के यहाँ से गिरा है वो वही लेवल है, तो गैप भी फिल हो जाएगा और स्विंग हाई भी हमारा प्रीवियस वाला टूट जाएगा। तो हम भी सोचेंगे कि अब जो है शॉर्ट के ट्रेड कम ढूंढने हैं, लॉन्ग के ट्रेड ज़्यादा ढूंढने हैं ना। तो ये एनालिसिस है और मेरे ख्याल से 3 आवर्ली के नीचे एनालिसिस करना ओवरनाइट कोई बहुत समझदारी की बात नहीं रहती है। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है। ओवरनाइट एनालिसिस जब आप करें तो आपका मंथली से शुरू हो करके एनालिसिस 3 आवर्ली तक फिनिश हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब क्या होता है, बहुत लोग भाई 5 मिनट का चार्ट लेंगे और वो यूट्यूब वीडियो बना देते हैं कि इधर से ट्रेंड लाइन, वो यार 5 मिनट के चार्ट में नहीं एनालिसिस हो पाती है ओवरनाइट, क्योंकि आप ओवरनाइट के व्यू से ट्रेड नहीं करोगे ना। ट्रेड आप करोगे एक जो आपका एक लेवल के साथ जो व्यू बनता है। तो बाकी कल देखते हैं बाज़ार कहाँ खुलता है। ये मेरी एनालिसिस, मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं शेयर करूँगा आप लोग के साथ में। तो अब ये जो हम लोगों ने इतनी देर बात करी है, इसका कंक्लूज़न क्या है? इसका कंक्लूज़न यही है दोस्तों कि बाज़ार में जब से ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, स्विंग लो नया बना है लेकिन स्विंग हाई नहीं टूटा है, ठीक है। और अगर 17,550 यानी कि 14 EMA के बाज़ार ऊपर निकला क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर वो 17,750 वाला स्विंग हाई जो है वो देखना पड़ेगा और वहाँ कुछ एक्शन बनता है और खुदा न खास्ता ये जो है ये बुलिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट हो जाए डेली पे, तब तो फिर हम भी कह देंगे कि शायद ये पॉसिबिलिटी होने जा रही है। एक ड्राइंग बनाता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तब फिर हम भी कह देंगे कि ये पॉसिबिलिटी होने जा रही है। मतलब आप सोच रहे हो कि ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो नाइजी तरीके से जो नीचे गया है, आप क्या समझ रहे हो कि जब ये यहाँ से चलेगा तो ये बिल्कुल सीधे चला जाएगा ऊपर? नहीं, अगर सही मायने में बुल्स को यहाँ से ऊपर जाना है और मतलब सबको जो है डिलेमा में रखते हुए, तो वो इसका मिरर बनाएगा। ये कितनी ही बार मतलब ये इस बाज़ार में ये चीज़ हो चुकी है कि अगर ये स्ट्रक्चर बनाए ना तो बाज़ार जाएगा भी उसी तरीके से और फिर एक फेक मतलब मार्केट को ये दिखाना चाहिए कि वहाँ पे इसने ट्रिपल टॉप बना लिया है। मतलब ऐसा कुछ अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें ना, तो बाज़ार एक बार ये दिखाएगा सबको कि एक यहाँ पे जाके कुछ वो एक नीचे ऐसा दिखाएगा कि मार्केट ट्रिपल टॉप बना लिया है, लेकिन फिर वो ये करेगा, ठीक है। तो फिर सब क्या बोलेंगे, एक और मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। फिर सब बोलेंगे कि भाई ये तो कप बना था और ये कप का हैंडल बना और ये ब्रेकआउट हो गया। आप डिज़ाइन को समझो आप, ठीक है, कि ये एक कप पहले बन चुका था, अब यहाँ पे ये हैंडल पूरा हो रहा है। तो ये तो मेरी इमेजिनेशन है ना, ये होगा कि नहीं होगा ये बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं ये बोलूँगा इस समय कि आप सब छोड़ दो। ये जो कप एंड हैंडल जो थ्योरी है, या ये जो मेरी थ्योरी है, ये वाली 3 कैंडल 6 कैंडल 4 कैंडल, ये सब थ्योरी छोड़ दो। आप बस एक ये चीज़ सोचो कि रशिया यूक्रेन हो गया,
बैंक्स जो है बैंकरप्ट हो गए, बैंक रन की नौबत आ गई। ठीक है, रेट हाइक इतने हुए और भी बहुत सारी निगेटिव, ये अदानी सागा हो गया, लेकिन फिर भी बाज़ार नहीं गिरा, मतलब निफ्टी नहीं गिरा। जो स्टॉक है वो तो बहुत नीचे के लेवल पे आ गए, मतलब वो उस लेवल से भी नीचे बहुत सारे स्टॉक चले गए जो इस लेवल पे थे, मतलब 15,200 के लेवल पे जो स्टॉक थे वो आज 15,200 से भी नीचे हैं। लेकिन यार बाज़ार नहीं गया नीचे। अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो इंडेक्स था, जो हमारे जो जिसको बैरोमीटर ऑफ द मार्केट बोला जाता, वो नीचे नहीं गया ना। बस मैं इतना बोलूँगा, बाकी आप लोग भी समझदार हैं कि इतनी ख़राब खबरों के बावजूद भी बाज़ार उस नीचे तो खैर आया है, लेकिन उस इंटेंसिटी से नीचे नहीं आया जिसकी सबको दरकार थी। तो अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, हम लोग देखेंगे डे टू डे बेसिस पे इसको ट्रेड प्लान में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है अपनी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा कुछ बाज़ार कर सकता है। लेकिन उसके पहले सबसे बड़ा चैलेंज, यहाँ से यहाँ तक खेलने में दोस्तों कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं है, ठीक है। ये लेवल खेलने में समझदारी नहीं है। समझदारी है जब ये स्विंग टूट जाए, ठीक है, और उसके बाद भी लोग डैनियल मोड में रहें। तो आपका जब चार्ट बता दे आपको, तब आप कन्विंस हो जाइए कि हाँ शायद एक पोजिशनल बनाने का मौका आ गया है। लेकिन वो नॉइज़ी होगा कि वो कैसा होगा, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब एक दो स्टॉक है, मैं उसका बात करूँगा, और फिर क्योंकि यार 5 बज गए दोस्तों, साइकोलॉजी वाला सेशन शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे आज, या मैं उसको रिकॉर्डिंग करके डाल दूँगा। आप बैंक ले लो, ठीक है, या जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जो मार्केट को चलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस का चार्ट देखो, कोई ऐसा आप, ये एक रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। कोई ऐसा चार्ट नहीं है, चाहे वो रिलायंस तो खैर बहुत बड़ा नाम है, आप इस चार्ट में कहीं भी तेजी लग रही है? मेरा आंसर है कि कहीं कोई तेजी चार्ट में नहीं है जब तक पुराना जो स्विंग हाई है वो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। आप SBI का चार्ट ले लो, ठीक है। कोई कहेगा कि ये जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, ये इसको कोई देख के बोल ही नहीं भाई, इसका जब जो मुंह है, जो इसका फेस है, वो नीचे की तरफ है। एक मैंने बहुत पहले यार एक मैंने यूट्यूब देखा था, पता नहीं किसका था, उन्होंने ये कहा था कि मैं स्टॉक पिकिंग कैसे करता हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि आप सिंपल देखो और कोई इंडिकेटर मत लगाओ, और आप अपने आप से सवाल पूछो कि क्या ये नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। जैसे ये है, तो ये आप इसको देखो, ऊपर से नीचे आ रहा है ना ये, और आप इसको कोशिश कर रहे हो अपने 1000 शेयर से इसको ऊपर ले जाने की। तो उन्होंने कहा जब ये ऊपर जा ही नहीं रहा, ये इसका डिज़ाइन ही बता रहा है कि ये नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो हम अपनी तरफ से क्यों कोशिश करें कि शायद ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाने लगेगा तो हमको बता देगा, जब ये वाला स्विंग हाई तोड़ देगा तो पता लग जाएगा कि शायद ये ऊपर चला, लेकिन अभी तो नहीं जा रहा है ना। अब जैसे इसको थोड़ा और पहले से आप देखो, तो यहाँ पे पता लग गया कि ये ऊपर जा रहा है, और जब वहाँ से ऊपर गया तो इन्वेस्टर के लिए वो कहाँ तक गया। लेकिन इस एरिया में तो ये नीचे ही जा रहा है ना। तो ऐसे आप जो निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक हैं, आप उनको देखो, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर जाएंगे तभी निफ्टी ऊपर जाएगा। अब जैसे मारुति को देखते हैं,
तो आप मारुति को देखो कि मारुति कहाँ जा रहा है। तो भले ही ये बहुत नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग अप एज ऑफ नाउ एज इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है। तो हम ज़बरदस्ती क्यों ये कोशिश करें कि ये ऊपर जा रहा है। अब आप और भी बहुत सारे ले लेना, इवन जो बैंक्स 3-3, 4-4% चले फ्राइडे को, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक सिग्नल दिया है। ये एक ऐसा चार्ट है जो इसने बता दिया है। तो इसने बता दिया है तो फिर हम क्यों कहें कि ये शायद ऊपर नहीं जाएगा। आप देखो कितने दिनों का इसने स्विंग हाई काटा है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। मतलब आप इस एरिया से देखो, ये कौन सा टाइम था, ये टाइम है, लेट मी चेक, मतलब जनवरी की शुरुआत होने वाली थी। और इस टाइम से मतलब शायद यही कोरोना नहीं, जो रशिया यूक्रेन था, ये उसके आसपास से पहली बार इसने वो हाईएस्ट क्लोजिंग दी है अपनी डेली बेसिस पे। तो शायद इसमें जान लौट सकती है। ठीक है, ये पहला और 100 SMA के ऊपर तो फिर ये शायद ये हवाई बन जाएगा। मतलब ऐसा देख के लग रहा है। ये दोस्तों पहला ऐसा चार्ट मुझे मिला है निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट में जो ये बता रहा है कि शायद ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, अब HDFC बैंक आप देखो, तो HDFC बैंक में भी अभी कोई ऐसी बहुत भारी सी कोई स्ट्रेंथ नहीं आ गई जब तक ये वाला इसका हाई ना कटे। तो ओवरऑल आप ये देखो कि सिग्नल मिक्स ही है, एकदम से ब्लाइंडली बुलिश हो जाने का अपने को ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, जब चार्ट पे हमको नज़र आएगा जो हमने डिस्कशन किया तब हम लोग देखेंगे। तो अब यहीं पे इसको हम लोग फिनिश करते हैं। आप किसी का कोई अगर क्वेरी है तो आप पूछिए, अदरवाइज हम लोग वाइंड अप करते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट बाय 30 मिनट्स। एंड दिस रिकॉर्डिंग आई विल पोस्ट अपने यूट्यूब वाले उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई स्टॉक आपके नज़र में है, मैंने कहा था कि हम कुछ स्टॉक सेलेक्ट करेंगे कि जो इस बाज़ार की मंदी में भी, मतलब तेज़ी में भी, जो निफ्टी के स्टॉक हैं जो ऊपर नहीं आए और रेड में क्लोज़ किए हैं, ठीक है, उनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे शॉर्टिंग के लिए कल, अगर सब कुछ सही रहा तो आप देखो, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, एशियन पेंट है, बजाज फाइनेंस है, हाँ, और कौन सा स्टॉक रेड में क्लोज हुआ था, मारुति है, सन फार्मा है, ठीक है, टाइटन है। टाइटन को तो हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे भूल से, क्योंकि टाइटन बहुत नोटोरियस स्टॉक है। ये पता नहीं इससे क्या हमारा रहा है कि जब भी हमने इसमें ट्रेड लिया है वो बहुत सक्सेस रेशियो बहुत कम है। इतना वॉयलेंट हो जाता है ये शुरू के 15-20 मिनट में कि वो आप लॉन्ग में रहोगे तो वो शॉर्ट चला जाएगा, वो आप शॉर्ट में रहोगे तो वो इतना ऊपर चला जाएगा कि आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। तो ऐसा बहुत कितनी बार ये करता है टाइटन। तो टाइटन को छोड़ के सन फार्मा हो गया, मारुति, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, अपोलो हॉस्पिटल, इसको कल अभी मैं स्कैन करूँगा कि किस में क्या हो सकता है, और फिर हम ग्रुप में इसको अपडेट कर देंगे कि इसमें से कौन सा स्टॉक कल हमको वॉच लिस्ट में रखना है या नहीं रखना है, या और भी कोई स्टॉक। अब कल के लिए थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलो रहने देते, कल के लिए क्या डिस्कस करें यार, प्री ओपन से ही जब हमको डिसाइड करना है तो अभी से हमको क्या पता कि भाई क्या हो जाएगा, कल सुबह कहाँ खुलेगा। मान लो वो यहीं पे खुल गया, रेजिस्टेंस के ऊपर जाके इसके खुल गया, तो आप क्या ही फिर कर लोगे। तो वो सब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कल क्या होगा। हाँ, मोटा मोटी एक चीज़ ये दिख रहा है कि ये वाला जो आपका ट्रेंड लाइन था, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का सिग्नल वो दे दिया है उसने, लेकिन ये कितने कितने घंटे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सस्टेन करेगा नहीं करेगा, वो सब बहुत 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख के आप डेली या आर्ली का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, वो पॉसिबल हो नहीं पाता है।
तो वो हम लोग देखेंगे कल सुबह 9:08 पे कैसे बाज़ार खुलता है उसके हिसाब से। लेकिन ये जो मैंने आपको ऑब्ज़र्वेशन और जो रीडिंग बताई है ये आप दिमाग में रखना, और ये आगे हम लोग को एक बड़ा मौका देने की दे सकता है। बड़ा मौका मतलब चाहे ऊपर भी दे सकता है, नीचे भी दे सकता है। अब सर, आई एम राजकुमार पांडे, टाटा स्टील एंड इन्फी। सर, टुमारो वी विल प्ले ओनली रीटेस्ट इन निफ्टी ऑन अपसाइड। यार अभिषेक, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं ना, तो मुझे ये रीटेस्ट होने की संभावना बिल्कुल नहीं लग रही है। मतलब कल कल मुझे आई डू नॉट नो कि ये होगा कि नहीं, बट आई मुझे नहीं लग रहा है कि ये जिस स्टाइल में ये इसने ये कैंडल बनाई है ना, ये कल के कल ही ये 21 ईएमए पे आ जाएगा। ये नहीं आएगा कल, आप देखना। हमको यहीं कहीं कुछ करना पड़ेगा, मतलब इसी एरिया में कुछ शायद करना पड़ेगा। आप सोचो कि मतलब आप समझ रहे हो, आप इसको साइकोलॉजी के टर्म में देखो कि यहाँ से मार्केट खोला बुल्स ने और वो पूरा खींच लिए ऊपर तक। तो अगर कल ही के कल में ये रीटेस्ट होगा तो इसका मतलब वो फिर ये तो ख़त्म हो गया ना, ये तो नलीफाई हो जाएगा फिर। तो फिर एनएवी बढ़ाने का लॉजिक और ये वो सब फिर क्या रह जाएगा उसका। मुझे नहीं लगता कि कोई हम इतने बड़े रीटेस्ट के लिए जाएं, वेट करेंगे। हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको क्या कर सकते हैं। अब राजकुमार जी ने पूछा है कि इन्फी और टाटा स्टील का व्यू। तो राजकुमार जी, व्यू तो शायद हम ना बता पाएँ कि क्या है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि टाटा स्टील में चल क्या रहा है और इन्फी में क्या चल रहा है। यार इन्फी में राजकुमार जी ट्रिपल बॉटम तो दिख रहा है, ठीक है। अब हमको नहीं मालूम है कि आप लॉन्ग हैं कि शॉर्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का ये कैंडल फॉर्म हुआ है, पिछले पूरे हफ्ते का इसने जो है लॉस कवर कर दिया। मतलब जितना इसका कट था इस एरिया में वो कवर कर दिया है। ये अगर ये एक आध दिन सस्टेन कर जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है, इस पूरे डाउनफॉल में कोई स्विंग नहीं है, तो अगर ये चलेगा तो भी कोई स्विंग नहीं बनेगा। मतलब कि ये अगर ये अपने ईएमए के ऊपर एक दो दिन चला जाएगा ना, तो फिर ये इस स्विंग को, क्योंकि यही एक यहाँ पर एक स्विंग है, ये आप देख रहे हो, इसके बाद जो गिरा है इसमें कोई स्विंग नहीं है। तो अगर ये अपना सिंपल आप रखो कि अगर ये लो प्रोटेक्ट कर जाएगा एक दो दिन में, तो फिर वो ये स्विंग तक चला जाएगा। कैश की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन में कैसे इसको ट्रेड करोगे आप नहीं मालूम, लेकिन अगर आप कैश में देखो तो फिर वो ये स्विंग को टेस्ट करेगा, क्योंकि उसके पहले कोई स्विंग ही नहीं है, ठीक है। या एक ये वाला जहाँ से ये ऊपर गया था शायद ये यहाँ कुछ हरकत करेगा, लेकिन उसके आसपास तो पहुँच ही गया ऑलमोस्ट। तो मेरे ख्याल से कुछ सिग्नल तो इसके रिवर्सल के ही हैं। इसमें नो डाउट रिवर्सल के सिग्नल हैं। आप देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल इसने खड़ी की है। उसके बाद देखो आप यहाँ से सेम यहाँ पे हुआ। जब जब ये वीकली ग्रीन कैंडल बना देता है अच्छी खासी, तो वहाँ से 150-200 पॉइंट दे देता है, मतलब कि 20% का राइज। और अगर सब कुछ ठीक रहा नास्डाक में तो फिर तो ये जो गैप वाला एरिया है या ये पूरा, क्योंकि अभी वो गैप के नीचे ही चल रहा है, मतलब ये पूरा एक रेंज बाउंड इसने बना लिया है मार्केट। तो अभी तो स्ट्रांग लग रहा है राजकुमार जी इन्फी। और दूसरा है टाटा स्टील। टाटा स्टील तो वीक है बहुत ज़्यादा।
राजकुमार जी, आप टाटा स्टील में लॉन्ग हो या शॉर्ट हो? आप दोनों में लॉन्ग हैं। टाटा, आप ये ध्यान से सुनो राजकुमार जी, अगर आप टाटा स्टील में लॉन्ग हो, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से लॉन्ग हो, कैश, आप कैश में शायद होगे, तो ये तो यार बहुत अच्छा साइन नहीं है टाटा स्टील के लिए, ये जो हुआ है। मतलब मार्केट में इतनी बड़ी तेज़ी आ गई और ये ले लिया 21 पे रिजेक्शन, 21 पे रिजेक्शन, 21 पे रिजेक्शन, 21 पे रिजेक्शन। तो अगर ये फ्लैट भी खुले कल, तो आपका यही, इसके नीचे ही आप निकल जाना, ठीक है। ये मैं बताऊं आपको, आप 103.4 के नीचे, 103 तो आप देखना, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लेना, 103 के नीचे इसमें रुकने का कोई मतलब है नहीं। ये तो यार बहुत ही खतरनाक वाला चार्ट बना है इसका, मतलब कोई न्यूज़ ना आ जाए चाइना की तरफ से बस इसमें, कि वहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन कट हो गया है, तो ये पता चला 10% ऊपर भी खुल सकता है। तो अदरवाइज़ तो ये तो बहुत डेंजरस पैटर्न है राजकुमार जी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देखो ना, इसमें निफ्टी में इतनी बड़ी तेज़ी हो गई, लेकिन इसमें इसमें एक रेड कैंडल बन गई, वो भी 21 ईएमए के और 14 ईएमए दोनों के नीचे इसने क्लोज दिया है। यहाँ हालांकि एक अटेम्प्ट किया था इसने ग्रीन कैंडल बना के, लेकिन यहाँ से अगले दिन फिर ये हुआ, और शायद हम लोग कहीं पे शॉर्ट किए थे यार, टाटा स्टील 106 का पुट था अपने पास, फिर हम निकल गए थे उसमें से इस वाले दिन। यहाँ पे हम टाटा स्टील में मैंने एक पोजीशन बनाई थी, फिर उसके बाद ये मैंने देखा ही नहीं कि ये भी हो गया इसमें, ये काउंटर वीक है। हाँ, तो 103 के नीचे आप निकलिए इसमें से, अगर 102 की आपकी ख़रीद है। क्योंकि जब आपके पास एक्चुअली क्या होता है, मैं बताऊं साइकोलॉजी क्या है। जब आपके पास कम शेयर होते हैं ना, तो आप ज़्यादा वेट करते हो। आपको लगता है कि अरे यार 5 रुपए ही तो नीचे है, 3,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, चलो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। क्वांटिटी चाहे आपकी 1 हो चाहे 1 लाख हो, आपको आपको एक एक ही तरीके से बाज़ार सबको ट्रीट करता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि 102 रुपये पे तो हम मार्क टू मार्क आ जाएंगे और मेरा नया लॉस उसके नीचे ही शुरू होगा। क्योंकि जब आप ये सोचने लगते हो, तो ये काउंटर वैसे भी बहुत भारी भारी मूव देता है राजकुमार जी, ठीक है। आप जब तक ये ईएमए के नीचे है, आप इसमें रहना नहीं। आपने पकड़ा तो वैसे ठीक था इसको, मतलब अब आपने शायद ये वाला कैंडल देख के पकड़ा होगा या इधर देख के कहीं ले लिया होगा, लिया बहुत सही है। बस ये अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू हो जाए, तो आपको, आपके पास बॉटम है फिर। लेकिन अभी ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है, आप तो ये ध्यान रखिएगा। और एक लास्ट अभिमन्यु का है, अदानी पोर्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे। हम 20 मिनट्स का सोच के आए थे दोस्तों। एक अदानी पोर्ट, देखो अदानी पोर्ट, एक तो पहली बात यह है, इवेंट और न्यूज़ बेस्ड काउंटर है इस समय। और अगर थोड़ा सा लंबा आप नज़रिया रखो तो ब्रेकडाउन तो बहुत भयानक वाला हो चुका है, ठीक है। डेली में इसलिए मैंने डेली इसलिए देख के आप कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे कि डेली में नॉइज़ बहुत है इस समय। लेकिन अगर आप सच्चाई स्वीकार करो, ठीक है, अगर आप सच्चाई देखो सामने, तो सच्चाई और हकीकत यही है कि बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद मीन रिवर्जन होके एग्जैक्टली 21 ईएमए पर इसने रीटेस्ट सक्सेस कर दिया है।
और ये यहाँ पर केवल बस अब ये टाइम पास करेगा और शायद ये वाला भी लो ब्रेक हो सकता है, दैट इज़ व्हाट, या इसके बीच में ही घूमता रहे सालों, ये भी हो सकता है। तो यार ये मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से तो कुछ पता नहीं है, कल को क्या पता इसमें कुछ और लोचा आ जाए। वो ऐसे बैंड में आप ये इसको इस तरह से देखता हूँ मैं, ये इस तरह ट्रेड कर रहा है, मतलब इसने जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सबको दिया माल, ठीक है, और ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये वाला जो ब्रेकआउट लेवल है, मतलब ये एरिया क्रॉस किया, उसके बाद फिर इसने ये एक एरिया बनाया, डिस्ट्रीब्यूट किया सबको माल। अब ये इन दोनों के बीच में है, ना नीचे वाला निकल पा रहा है ना ऊपर वाला निकल पा रहा है, मतलब ऐसी सी कोई सिचुएशन बन रही है शायद इसमें अदर। लेकिन अगर आप हमसे पूछो तो इसमें तो वीकनेस है, मतलब वीकनेस क्या यार, ये तो बहुत भारी वीकनेस है वो, क्योंकि आप ये लग सकता है भाई यहाँ किसी ने फ्लूक में पकड़ लिया या कहीं यहाँ पकड़ लिया तो उसको उसका मतलब मिल गया उसको 20-30-40% रिटर्न, वो ठीक है। लेकिन जो पहले से ले करके रखा हुआ है यहाँ कहीं पे ना, या वो यहाँ कहीं पे लेके रखा है तो वो तो आज भी वो उसी के आसपास कहीं आ गया, और शायद जो यहाँ पे लिया भी होगा वो डर के मारे कहीं निकल भी चुका होगा यहाँ पे। अब कितना ब्यूटीफुली वो इन दोनों के बिल्कुल एवरेज पे आ गया है, ऊपर वाला भी कंफ्यूज, नीचे वाला भी कंफ्यूज। लेकिन ईएमए सेटअप कहता है कि इसमें वीकनेस बढ़ेगी, क्योंकि ये आप देखो, या तो इसको आप फिर निकलने दो 700 के ऊपर, हमको नहीं लगता है कि ये 700 के ऊपर निकल पाएगा अब। तो इसमें तो अगर कोई पोजीशन आपकी नहीं है तो फिर आप कुछ करो ही मत इसमें। वैसे भी हम लोग कभी अपने उस ग्रुप में अदानी का कोई जिक्र ही नहीं किए, मतलब इतने ख़तरनाक स्टॉक में क्या होता है कि कभी हम लोग करते हैं ऑप्शन में फ्रीज लग जाए, हम पुट लेके बैठे हैं और पता चला कि वो पुट से निकल ही नहीं पा रहे हैं, या कॉल लेके बैठे हैं वो नीचे का फ्रीज लग जा रहा है, निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब हम लोग करते ही नहीं हैं। लेकिन आपके पास अगर है तो आप देखो, फिर ये एक स्विंग है नीचे का और एक स्विंग है ऊपर का, ये एक स्विंग ऊपर का पकड़ लो आप, एक ये स्विंग नीचे का पकड़ लो, जिस साइड टूटे उस साइड आप खेलो। बस ऐसा कुछ सा सीन है इसमें। इन्वेस्टमेंट का तो अभी कुछ करने का कोई मतलब है नहीं इस स्टॉक में। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी वाली क्लास हम लोग शायद रिकॉर्ड करके हम रखेंगे का बहुत, एक्चुअली मेरा मेन टॉपिक ये था दोस्तों आज, लेकिन इतना ज़्यादा हम इसमें इंडल्ज हो गए बात करते करते कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। अदरवाइज़ क्योंकि हम अभी इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, मतलब हमें लॉस हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। माई बुक्स आर इन रेड, क्लोज्ड इन रेड, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने आज सोचा था कि हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसको हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम लोग दोस्तों वाइंड अप करते हैं ये सेशन।